हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्वेल्थ का जो फिजिक्स का सीरीज है उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि चार्ज के जो प्रॉपर्टी होते हैं उसमें एक था कि सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो अभी हम पढ़ते हैं कि जो दो फोर्स होंगे, जैसे दो चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो कितना होगा, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय कोलम्स लॉ, बाय कोलम्स लॉ। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका, उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं। सो फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट, बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, तो ये आपका कूलम्स लॉ ने दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, देखो आपका कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ आपको बोलता है कि अगर कोई दो चार्ज बॉडी हमने रखा है, पॉइंट चार्ज, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो क्या होगा ना। ये सपोज एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये एक चार्ज है, सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, राइट, और इनके बीच में डिस्टेंस सपोज R है। सो अकॉर्डिंग टू योर कूलम्स लॉ ये क्या बोलते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा that will be directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आपका हो गया, राइट। तो ये जो फोर्स होता है ये अगर सिमिलर चार्जेस है तो ये आपका रिपल्सन होगा, अगर ये ऑपोजिट चार्जेस है तो ये अट्रैक्शन होगा। तो ये कूलम्स लॉ से हमें मिलता है। तो आप अभी देखो ये जो वैल्यू ऑफ द के है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है ये दो चीज के ऊपर डिपेंड होता है। एक तो कौन सा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हम इसको कर रहे हैं, और ये जो जैसे हमने बोला मीडियम क्या रखेंगे, जैसे दो चार्ज को हमने एआर में रखा, अगर उसको पानी में रख दिया, अगर उसको कोई ग्लास के अंदर रख दिया, तो मीडियम अगर चेंज करते हैं तो ये दो फैक्टर है जिसके ऊपर द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट डिपेंड्स। तो आप अभी देखो, सो ये जो के का वैल्यू है ये अभी दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक टेबल करके बता देता हूं। तो पहले हम एसआई सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर हम सीजीएस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, राइट। तो जो एसआई सिस्टम होगा इसमें भी दो अलग अलग मीडियम होंगे। तो पहला मीडियम के बारे में हम बात करते हैं जो आपका एआर मीडियम है, राइट। और अगर कोई मीडियम होता है तो उसको हम कोई भी एक मीडियम ले लेंगे, राइट। तो ये हो गया एसआई सिस्टम। सिमिलरली सीजीएस सिस्टम भी एआर मीडियम होगा या फिर कोई मीडियम होगा। तो इनका वैल्यू अभी हम देख लेते हैं, राइट। तो आप देखो अगर एसआई सिस्टम में हम मेजर करते हैं, अगर ये एआर मीडियम है तो जो के का वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब एप्सिलॉन नॉट आपका क्या होता है ना, एप्सिलॉन नॉट होता है आपका द absolute electrical permittivity, right, absolute electric permittivity of the free space or the air, right। ये air का है और इसका वैल्यू कितना होता है ना, इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर इसका ऐसा ही यूनिट के बारे में आप बात करते हो तो इधर से आप इसको निकाल लेना, ठीक है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाए, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। तो ये आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू आप लोग याद रखना, राइट। और अगर के का वैल्यू हम लेते हैं जिसका वैल्यू हम मैं बोल रहा हूं आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 9 इंटू 10⁹ हो जाता है, ठीक है। तो ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दिस वैल्यू इज यूज्ड टू फाइंड आउट द
फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस बाय यूजिंग योर कूलम्स लॉ। तो आपको लगभग आइडिया आ गया। नेक्स्ट चीज होता है एक मीडियम के बारे में। अगर एयर छोड़ के हम कोई मीडियम में उसको रखते हैं तो मीडियम में रखने से जो वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है, राइट। इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब आप बोलोगे ये के और ये के क्या डिफरेंस है? ये के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, बट ये के जो है ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। ये आपका होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी किसका? जिस मीडियम में हम रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर वाटर की एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे वाटर का हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो इसका वैल्यू 80 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 80 होता है। मतलब आप सीधा सीधा इसको समझ सकते हो, अगर हम कोई मीडियम में रखते हैं तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एयर से और दूसरे मीडियम में जब आप रखते हो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। एयर के लिए ये 1 होता है, राइट। ये एयर के लिए कितना होता है? के एयर, ये आपका 1 होता है। और इसको जो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं उसको हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। सो के इज सेम एज योर एप्सिलॉन आर, राइट। के इज सेम एज एप्सिलॉन आर। तो ये वाले वैल्यू आपको याद रखना है कि जब भी आपको कूलम्स लॉ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप पहले देखो मीडियम क्या है। अगर एयर है, एसआई सिस्टम में हम मेजर कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम कोई मीडियम में उसको रख रहे हैं और एसआई सिस्टम में कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, राइट। और के का वैल्यू इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा ना? एयर में इसका वैल्यू हो जाता है आपका 1, राइट। एयर में इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1/1। और जो मीडियम होगा, कोई मीडियम में अगर रखते हो तो ये 1/k हो जाएगा और दैट इज 1/εr। समझ में आ गया आपको? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है। तो जब हम नॉर्मली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है पहले आप सोच लेना कि ये किस मीडियम में है और किस सिस्टम में हम मेजर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम के का वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। ये एक अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। जैसे Q1 आपको दे दिया 2 माइक्रोकूलम, सपोज प्लस है, और Q2 आपको दे दिया -3 माइक्रोकूलम, और बोलता है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 mm है, राइट। तो अभी आपको क्वेश्चन में बोल रहा है क्या फाइंड आउट करना है? तो इनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करो जब ये एयर मीडियम में रख रहे हैं, राइट। और इनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करो जब आप वाटर में रख रहे हो, राइट। तो ये दो क्वेश्चन आपको बोला है। तो ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एफ एआर है तो आप क्या समझ जाओगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ हम यूज कर रहे हैं इसमें दो चार्ज को हम कहां रखे हैं ना? एआर में रखें। तो एआर में रखेंगे तो एसआई सिस्टम में फोर्स क्या होगा मेरा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो अभी देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो कैसे इसका सॉल्व होगा आपका। सो ये वैल्यू आप देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले मैं 9 × 10⁹ लिख दूंगा। Q1 Q2, Q1 के बदले 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो आपको पता है 10⁻⁻6 होता है। सिमिलरली Q2 कितना है? -3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻6 डिवाइड बाय आपका आर स्क्वायर। आर क्या है? 1 mm। देखो ये सब चीज जब डाटा दिया रहता है इसको पहले आप एसआई सिस्टम में लिख देना, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो 1 mm का मतलब 10⁻³ मीटर होता है। तो इसका स्क्वायर करना है तो आपको पता है जब आप कन्वर्ट करते हो इसका स्क्वायर दोनों का होगा तो ये 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा,
राइट। तो इस चीज को आप अभी कट कर दो तो आपको कितना मिलेगा? सो यू विल गेट द आंसर एज 9 to 18 550, दैट इज 18 3 54, और ये 10 to the power 9, ये 10 to the power -6, तो कितना हो जाएगा? 10 to the power 3 हो जाएगा। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, राइट, न्यूटन होता है। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो मेरा हो जाएगा 5.4 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन। So this is the result how to find out the force between two point charges when they are placed in air। अब सेकेंड पार्ट में हम जाते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोलता है कि अगर ये दोनों को मैं वाटर में रखता, तो देखो अगर वाटर में हम रखते हैं तो हमारा अभी क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर आप इसको कंपेयर करके देखते हो तो ओनली फैक्टर 1/k हो जाएगा, मतलब ये FAR बाई के हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, तो इसको मैं 5.4 इंटू 10 to the power 4 था मेरा, इसको के का वैल्यू वाटर में कितना 80 है, तो इसको मैंने 80 कर दिया। तो 8 से ये आपका देखो 8, ये आपका कितना आ जाएगा? 8 6 48, ठीक है, और 8 7, ठीक है 56, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो 6 पॉइंट आप कर लो, तो ये कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट और 54 48 6 6 0 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 40, तो इतना हो जाएगा इनटू ये जो 10 था ना, इधर एक 10 हमने लिया था, ठीक है, तो इधर जाके ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमने माइनस तो 2 हो जाएगा, राइट। तो इतना न्यूटन हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? सो दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर और इन एनी मीडियम। देखो इसी क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप ऑफ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछता है आपको। तो ट्रिकी क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकता है? इसमें आपको पूछ सकता है कि सपोज ये दोनों का, वो बोलता है जैसे चार्ज है ना, वो सपोज डबल हो गया, जैसे आपका ये पहले था Q1, अभी ये डबल हो गया। फिर बोलता है सपोज जो चार्ज Q2 है ये हाफ हो गया, तो मैं इसको क्या लिखूं? Q1 डैश Q2 डैश, तो Q2/2 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर बोलता है कि डिस्टेंस इनके बीच में जो है ये आपका डबल हो गया, तो मैं इसको 2r कर दूं। तो पूछता है कि व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दिस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो आप इसको अभी कैसे करोगे? आप इसको क्या करना, देखो फोर्स इज इक्वल टू, आपको पता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो आप सिंपली लिख देना के Q1 डैश अभी हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला हो गया आपका, राइट, और आर डैश स्क्वायर। तो इसको आप पुट कर दोगे तो आपका वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो ये के Q1 डैश के बदले में 2Q1 पुट कर दूं, और Q2 डैश के लिए Q2 बाई आर टू पुट कर दूं, और ये जो मेरा था आर डैश के बदले 2r, तो उसका फुल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। गॉट दिस? तो आपका देखो जो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था उसको मैंने अलग से लिख दिया, ये 2 आपका कट हो गया, ये डिवाइड बाई 4 था, तो मैं इसको डिवाइड बाई 4 लिख दूं, तो ये हमारा जो फाइनल वैल्यू हुआ वो F/4 हो गया। सो दिस इज योर F डैश। समझ में आ गया आपको? सो जो न्यू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस होगा ये 1/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स व्हेन द चेंजेस आर नॉट देयर। अंडरस्टूड? तो ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछता है, सीबीएसई एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिकी करके, ये इतना बढ़ गया, वो इतना कम हो गया, ठीक है। तो आप क्या करना, उसका वैल्यू लिख देना और उस हिसाब से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देखो, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप जरूर मुझे ईमेल करना dreamsacademychd@gmail.com, ठीक है। अदरवाइज आप उसमें कमेंट कर देना, तो 100% मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और अभी कूलम्स लॉ हमने पढ़ा, सो दिस इज अ स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हमने अभी सिर्फ कूलम्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं उसी के बारे में अभी हमने बात किया है। तो देखो बेसिकली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अभी हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख लो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के बारे में आप लोग को ऑलरेडी आइडिया है, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे एफ इज इक्वल टू आपका के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करते हो ना, तो इसको अगर मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो एक डायरेक्शन मुझे देना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं डायरेक्शन देता हूं तो मेरा ये के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो आर यूनिट वेक्टर है, आप पहले से ऑलरेडी पढ़े हो, ठीक है। जो कोई भी वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन होता है। तो जो यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, ये वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड होता है, राइट। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा के Q1 Q2 बाई आर क्यू इन आर वेक्टर। तो इसका दो फॉर्म है, एक है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर और दूसरा आपका है दैट इज यर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो इसके ऊपर मुझे एरो देना है, राइट। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में होता है। तो कभी कभी सीबीएसई एग्जाम में हमें पूछता है राइट डाउन कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और भी एक दूसरा चीज पूछता है इन टर्म्स ऑफ योर पोजीशन वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ योर पोजीशन वेक्टर्स। तो अभी हम इसका दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, राइट। सो कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, राइट। तो आपको ऑलरेडी पता है पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, जो वेक्टर आपका ओरिजिन से आता है, निकलता है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये कोई भी चीज है, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, तो सपोज मेरा फर्स्ट चार्ज इधर है Q1 और सेकंड चार्ज सपोज इधर है मेरा Q2, ठीक है। तो इनका पोजीशन वेक्टर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ओरिजिन से जाएगा। तो ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। सो नॉर्मली पोजीशन वेक्टर R1 R2 मैंने लिख दिया। तो मुझे अभी ये दोनों के बीच में फोर्स चाहिए। तो ये दोनों के बीच में जब मैं फोर्स निकालूंगा तो देखो ये जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 के ऊपर कुछ फोर्स करेगा और Q2 Q1 के ऊपर भी करेगा। तो जो नॉर्मल वे में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं F12। F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। तो ऐसे हम नॉर्मली लिखते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, अब देखो ये पोजीशन वेक्टर कैसे होता है, ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये इस टाइप के होंगे। अगर मुझे अभी F12 निकालना है, सो देखो फोर्स ऑन चार्ज 1, ठीक है, ड्यू टू 2, और ये सेम होते हैं विथ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बट क्या होता है, इनका डायरेक्शन उल्टा होते हैं, तो इसको हम माइनस लिखते हैं, राइट। तो ये आप अगर फोर्स के बारे में कोई पूछता है तो आप इसका कोई भी दो चार्ज रखे हो तो दोनों अपने आप को फोर्स करेंगे। देखो जो ज्यादा होगा वो अपने तरफ उसको खींच लेगा या फिर रिपेल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम आइडियल कंडीशन लेके कर रहे हैं। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो ये इस डायरेक्शन में आपका होगा, ठीक है। तो ये Q2 सपोज, हमें तो अभी पता नहीं कौन प्लस है कौन माइनस है, तो स्टैंडर्ड हम ऐसे ले रहे हैं। तो अभी आप देखो अगर मैं F12 निकाल रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला इधर क्या बनेगा। सो ईयर F12 विल बी इक्वल टू K1, जो कांस्टेंट हमने लिख दिया, Q1 Q2 बाय स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो आप देखो ये R2 से 1 जा रहा है, तो मैं इसको R21 स्क्वायर करके R21 यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं, अंडरस्टूड। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं Q1 Q2 अपन ये जो R21 बेसिकली क्या होता है आपको पता है, इधर देखो ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन होने से इधर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पुट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब पुट करेंगे, आप इसको देखो अभी, जब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि इफ टू vectors are represented by two sides of a triangle taken in the same order, then the third side will give you the resultant of the two vectors taken in opposite order, ठीक है। तो देखो ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं R2 प्लस ये वाला आपका R21 हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यार R2
प्लस R21 इज इक्वल टू R1, राइट। तो मेरा R21 क्या हो जाएगा? सो R21 विल बी R1 माइनस R2, राइट। तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोला जाता है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोला जाता है। तो मैं इसको देखो अभी लिख सकता हूं, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड में क्या लिखूं? R1 माइनस R2, ठीक है, इसका स्क्वायर है, राइट। और ये जो R21 है इसको मैं क्या लिखूं? R1 माइनस R2। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो इसके ऊपर मैंने कैप दे देना है। और दूसरा चीज भी हमने पढ़ा हुआ है कि इसको अगर मैं वेक्टर में लिखता हूं तो इसको मुझे क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मेरा ये हो जाएगा k q1 q2 अपॉन R1 माइनस R2। अब इसका क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, और इधर ये वेक्टर हो जाएगा, इधर ये वेक्टर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो ये ध्यान रखना, नीचे अगर आप स्क्वायर लिख रहे हो तो ऊपर यूनिट वेक्टर है, और अगर नीचे क्यूब लिख रहे हो तो वो वेक्टर है। तो कैसे है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, राइट। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया। द कूलम्स लॉ क्या होता है, कैसे फोर्स निकालते हैं, और इसका क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। मतलब बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।